ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पैथोलॉजी ऑन फिंगर टिप्स इंशाल्लाह सीरीज़ चल रही है। आज हमने ब्लड का जो है ना एनीमिया और वो सारे के सारे इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब लास्ट नाइट में रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और एंड पे मैं आपको पास्ट पेपर जिस तरह बाकी वीडियोस में मैंने दिखाए हैं ना, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस आ रहा है। तो इस तरह एनीमिया के हम कोशिश करेंगे खोलने। उससे पहले आपको ये क्लासिफिकेशन जो है ना, वो फिंगर टिप्स पे जिसने ये कर ली ना, समझो कि उसका आधे से ज़्यादा एनीमिया वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। एमसीक्यूज़ एससीक्यूज़ पिक करने में बड़ी निशानी है। अगर सपोज़ करें ना कोई भी अब क्वेश्चन आ गया, तो मैं क्या करूँगा, ये सारा चार्ट बना के ना, अगर वो नॉर्मोसिटी के अंदर इसको मैं फर्दर निकाल के और वो क्वेश्चन के आंसर के अंदर ये चार्ट बना दूँगा। एग्जामिनर की आँखें यूँ ब्लिंक करती है, बिलीव मी। स्पेशल थैंक्स टू गायन सीरीज़ जिनका वजह से मुझे ये चार्ट मिला। अच्छा, इसके अंदर ना एनीमिया के अंदर जो है ना, वो हमारे पास क्या आएगा, 3 कैटेगरीज़ नहीं भूलें, माइक्रोसिटिक एनीमिया, नार्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक हो गया, ठीक है। अगर आपके पास मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम 80 फेम्टोलीटर से कम है, तो इसे हम माइक्रो कहेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 80 से 100 फेम्टोलीटर आ गया है, तो इसे हम नार्मोसिटिक कहेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास 100 से अबव मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम आ गया, तो ये हमारे पास होगा मैक्रोसिटिक, ठीक है। नंबर 1 पे ये एमसीक्यूज़ आपका क्लियर हो गया। अब जो माइक्रोसिटिक है, मतलब उसका वॉल्यूम बहुत ही कम है, 80 फेम्टोलीटर से कम है ना, 2 है हमारे पास। या तो हमारे पास क्या होता है, क्या एक हमारे पास हीम होता है और एक हमारे पास होता है ग्लोबुलिन चेन होती है, ठीक है। या तो हीम की सिंथेसिस ख़राब हो चुकी है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो उसकी गिर्द ग्लोबुलिन चेन है ना, वो हमारे पास ख़राब हो चुकी है, ठीक है। हमें पता है कि आरबीसीज़ में कितने होते हैं, अल्फ़ा चेन होती है, 2 अल्फ़ा होती हैं, 2 बीटा होती हैं, ठीक है। इसके अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं, 146 अमाइनो एसिड होते हैं। कुल मिला के 500 पता नहीं 76 बनते कितने बनते हैं, कुल काउंट कर लेना, इनको मल्टीप्लाई 2 से कर देना, इसको 2 से। हो सकता है या तो ये चेन्स के अंदर हीम की सिंथेसिस के अंदर ग्लोबुलिन चेन के अंदर मसला आ रहा है, या फिर हमारे पास हीम की सिंथेसिस के अंदर मसला आता है। इसके लिए निमोनिक या माइक्रोसिटी के लिए चुप करके अपना टेल, ठीक है, TAIL। जब डिफेक्टिव आपको ग्लोबुलिन सिंथेसिस मिलेगी ना, इसके अंदर हमारे पास अगर टेल से हमारे पास टी आ जाता है, तो हमारे पास अगर थैलेसीमिया, ठीक है। ए से हमारे पास आ जाता है जो TAIL है ना, हाँ, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। आई से हमारे पास आ जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और एल से हमारे पास आ जाएगा लेड पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये TAIL, टेल, आपका माइक्रोसिटिक एनीमिया ख़त्म। अब जब भी कहीं आपको ये थैलेसीमिया का केस नज़र आया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ है, कोई पुरानी बीमारी जिसकी वजह से एनीमिया होगा, GIT का हो सकता है इशू, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या लेड पॉइजनिंग है, तो आपके पास माइक्रोसिटिक मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपका आ जाएगा, पिक कर लोगे आप। नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाता है नार्मोसिटिक, जिसमें मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम 80 से 100 फेम्टोलीटर। इसके अंदर क्या होता है, या तो नॉन हीमोलिटिक होगा या हमारे पास होगा हीमोलिटिक, मतलब वो टूट फूट का शिकार है या वो टूटेगा नहीं। नॉन हीमोलिटिक के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आपने इसी आयरन को उठा के इधर ले जाना है। कुछ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होते हैं जो नार्मोसिटिक के अंदर भी आते हैं। अब आगे कंडीशंस आएंगी, हम पास्ट पेपर के अंदर सारी वो एलेबोरेट करेंगे। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाएगा, साथ में आपका जो है ना ए प्लास्टिक एनीमिया, यूँ कह लें कि प्लास्टिक के गुर्दे, ठीक है। मैंने इसके लिए याद किया प्लास्टिक के गुर्दे, ठीक है, प्लास्टिक के गुर्दे, मतलब ए प्लास्टिक एनीमिया यहाँ पे आ जाएगा। और हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रोनिक किडनी डिजीज़, किसी को किडनी का मतलब CKD का पेशेंट है, तो क्रोनिक किडनी डिजीज़, ए प्लास्टिक, ठीक है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपने नॉन हीमोलिटिक के अंदर लिख देना है चुप करके, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है ना ये वाला एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ भी जो है ना वो हमारे पास आ जाता है, क्योंकि ये क्रोनिक डिजीज़ के अंदर आया, तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, दो इसी के कॉपी पेस्ट आपने मार देने हैं पकड़ के। बाकी आपने जो है ना वो प्लास्टिक के गुर्दे इसके अंदर डाल देने हैं नार्मोसिटी के अंदर। अब हमारे पास हीमोलिटिक आ गया ना, तो हीमोलिटिक के अंदर भी 2 आते हैं, या तो वो कह रहा है हमारे पास इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक MCQ रहता है कि यहाँ पे हमारे पास नॉन हीमोलिटिक में जो है ना वो रेटिक्यूलर साइट इंडेक्स जो है ना, रेटिक्यूलर साइट इंडेक्स, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी,
रेटिकुलोसाइट इंडेक्स जो है ना वो हमारे पास 2 से कम होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे रेटिकुलोसाइट इंडेक्स जो है ना वो हमारे पास हीमोलिटिक में 2 से अगर ज़्यादा हो तो उसे हीमोलिटिक कहते हैं ना। तो यहाँ पे 2 होते हैं, इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मतलब कोई भी बाहर के कोई काम है, कोई बाहर का लफड़ा हो गया है, तो हो सकता है कोई भी हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, ठीक है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, या फिर हमारे पास कोई माइक्रो एंजियोपैथी है, या मैक्रो एंजियोपैथी, या फिर कोई भी इन्फेक्शन बाहर से आ गया। ऑटो इम्यून और इन्फेक्शन लिख देना, बाकी सारी माइक्रो माइक्रो और मैक्रो एंजियोपैथी ये एक्सट्रिंसिक की। रही बात इंट्रिंसिक की, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, या तो मेम्ब्रेन का है, या इंजाइम का डिफेक्ट है, या हमारे पास हीमोग्लोबिनोपैथी है। मेम्ब्रेन डिफेक्ट में हमारे पास क्या होगा, हैरिड मतलब उसकी जो मेम्ब्रेन है ना, स्केलेटल जो मेम्ब्रेन होती है सारी की सारी, वो ठीक नहीं बनी, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस हो सकता है, ठीक है। या फिर हमारे पास पर ऑक्सिजोमल नॉक्चुरल जो है ना वो हमारे पास हो सकता है हीमोग्लोबिनो यूरिया, मतलब वो रात के वक्त जो है ना उसको हीमोग्लोबिनो यूरिया हो सकता है, ठीक। या फिर हमारे पास इंजाइम डेफिशिएंट हो सकता है, इंजाइम के अंदर हमारे पास क्या आएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है, या फिर हमारे पास पायरोवेट काइनेज जो है ना इसकी हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। बाकी हीमोग्लोबिनोपैथी के अंदर हमारे पास कौन सी आएंगी, मतलब आपने देखा होगा ना ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लगा, तो सिकल सेल एनीमिया इसके अंदर आएगा। साथ में आप लिख देंगे कि कोई भी HBC डिजीज़ है, जो बस सिकल सेल एनीमिया मोर देन हीमोग्लोबिनोपैथी में, ठीक है। या फिर HBC एक डिजीज़ होती है, वो भी लिख देंगे। तो मेम्ब्रेन के अंदर हेरिडिटरी मतलब विरासती तौर पे हेरिडिटरी सेफिरस है, या नॉक्चुरल ग्लोबिनो यूरिया पर ऑक्सिजमल। एंजाइम में ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजन या पायरोवेट काइनेज, और हीमोग्लोबिनोपैथी में सिकल सेल एनीमिया या HBC हो गया। अब हमारे पास आता है मैक्रोसिटी, जिसका हमारे पास इसमें ज़्यादा आता है। इसके अंदर मेगैलोब्लास्टिक है, नॉन मेगैलोब्लास्टिक है। नॉन मेगैलोब्लास्टिक की पहले बात कर लेते हैं। तो वो पेशेंट जो कि हमारे पास शराबी हैं, ठीक है, अल्कोहलिज्म के जो शिकार हैं, या फिर हमारे पास जिनको लीवर कोई डिजीज़ है, हेपेटाइटिस हुआ उसके बाद लीवर डिजीज़ होगी, तो उनके अंदर मेगैलोब्लास्टिक हो जाएंगे, ठीक है। और बस यही होता है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो मेगैलो ब्लास्टिक है ना, ये थे नॉन मेगैलो ब्लास्टिक में क्या है, डीएनए उनका ठीक से नहीं बना, जिनकी वजह से वो अपने साइज से बहुत ज़्यादा बड़े हो जाओगे, ठीक है। तो डीएनए अफेक्टेड है ना, तो इसके अंदर या तो डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस है, या फिर वो रिपेयर नहीं हुआ, ठीक है। डिफेक्टिव डीएनए की सिंथेसिस है, या फिर उसका जो रिपेयर है ना वो हमारे पास डिफेक्टिव है, दोनों में से कोई भी कंडीशन है। अब इसके अंदर किस किस चीज़ की, मेगैलोब्लास्टिक का आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, हद से ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा, ठीक है। तो आपने उसके अंदर लिखा होगा कि आपका फोलेट डेफिशिएंसी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, B12 या B9 जिसे हम फोलेट डेफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। और कोई भी ओरोटिक एसिडोयूरिया, इसके अंदर एक और आता है ओरोटिक एसिड होता है ना, ओरोटिक एसिड इसके अंदर हमारे पास आता है। जबकि रिपेयर में जब मसला आता है ना, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि फैनकोनीज एनीमिया हमारे पास, फैनकोनी एनीमिया मेगैलोब्लास्टिक की रिपेयर के अंदर मसला है। तो अब जिसके ये वाला चार्ट याद हो गया ना, समझो उसकी आदि तो एनीमिया वाली इंशाल्लाह ये FCPS तक जान नहीं छोड़ते, बिलीव मी, इसको भी ये रटा लगा लो तो इंशाल्लाह काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। अब आते हैं जी हमारे पास जो कहानी है, अब इसको हम जल्दी से कवर करते हैं, जो मेन बात थी वो मैंने बता दी है ना, ठीक है। एनीमिया होता क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बॉडी के अंदर जो है ना रेड सेल मास जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है एक बिलो स्पेसिफिक लेवल में। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो रटा लगाने वाली है वो बुक से याद करनी है आपने, ठीक है। मेल में 13.5 17, फीमेल में 12 से कोई 16.5 इतनी ही होती है, ठीक है। अब इसके अंदर काजेज़ क्या है एनीमिया की, या तो RBCs की प्रोडक्शन वो कम हो रही है, ठीक है, या हिमेटोपोइटिक सेल डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर हमारे पास विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हमने देखी, या कोई लॉस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल ब्लड लॉस है, या रेड सेल की डिस्ट्रक्शन जिसे हम हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं ना, वो किसी भी वजह से हो सकता है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है ना हमारे पास है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बड़ी वजह क्या है कि आयरन की कमी हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है।
हो सकता है उसको कोई क्रोनिक ब्लड लॉस हो, ठीक है, जीआईटी से ब्लड मुसलसल जो है ना वो निकल रहा है, तो क्रोनिक ब्लड लॉस में वो कह रहा है एक वक्त है कि वो आयरन की अब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, ठीक है। या फिर वो फीमेल जो मेनोरेजिया की है, ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या फिर ब्लीडिंग का जीआईटी लीजन है, ठीक है, जीआईटी से, या फिर क्लिनिकल सिनेरियो में आता है कि उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है फीमेल की, तो कौन सा होगा, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर आपने हमेशा टिक करना, ठीक है। यूँ कह लें कि खातून जो है ना वो अपने मेस्टिस के अंदर आयरन को टपा टप निकालती जा रही है। मैंने यूँ याद किया हुआ था, ठीक है। इसके अंदर साथ में या फिर वो हो सकता है आयरन खा ही ना रही हो, तो डाइटरी डेफिशिएंसी भी तो हो सकती है, जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, क्योंकि यार इतनी हमारा फाइनेंशियल लेवल इतना ठीक नहीं है ना इस मुल्क का, तो क्योंकि गोरों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, तो अब मेरे ख्याल में ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि उनकी फूड्स इतनी ज़्यादा है ना कि वो आयरन की डेफिशिएंसी होने ही नहीं देती। जो गरीब लोग हैं ना उनके अंदर मोस्टली गरीब ममालिक का वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी तक कॉमन है। या फिर इंक्रीज़ आयरन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब इंक्रीज़ आयरन की रिक्वायरमेंट किन-किन जगहों पे ज़्यादा होती है, या तो वो अगर लेडी प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है? शादी हुई, टपा-टप हुआ, उसके बाद उसकी जो है ना वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब प्रेगनेंसी में उसका फ़ीटस भी तो उसकी आयरन ले रहा है ना, तो क्योंकि वो फ़ीटस ने खा ली आयरन, तो फ़ीमेल को खुद फ़ील होगा कि वो आयरन की कमी का शिकार है, तो लेथार्जिक होगी, तो इसमें प्रेगनेंसी के अंदर से है। या फिर जो बच्ची होती है, जब इन्फेंट्स और वो एडोलसेंस की तरफ जाते हैं, यकदम उनका कद बढ़ता है, ठीक है? एडोलसेंस की तरफ, तो उसके अंदर क्या होता है, हालाँकि आयरन तो वो उतनी रोटी तो उतनी खा रहे हैं, लेकिन उसकी कद अचानक से ज़्यादा बढ़ने लग गया ना, तो इसी वजह से क्या होगा, इसको फिजियोलॉजिकल जो है कह लें कि हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी, लेकिन ये बाद में फिर वो ठीक हो जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी हो रही है, बाकी क्रोनिक ब्लड लॉस में। अब ये क्लिनिकल सिनेरियो पिक करना सीख लो थोड़े से, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या-क्या आपको नज़र आएँगे, वो आपको पेलर नज़र आएगी खातून, ठीक है, फटीग होगी, डिस्निया होगा, साँस फूल जाएगा, एक्सर्शन के साथ वो प्रेज़ेंट करेगी, ठीक है। और इवन कि उसको ना एरिथ्रोस्क्लेरोटिक डिसीज़ेज़ भी हो सकती हैं, साथ में प्लूमर विंसल सिंड्रोम जिसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है ना, ठीक है, वो सारी लैब डायग्नोसिस में देखेंगे आप, हीमोग्लोबिन चेक कर लेंगे, हीमेटोक्रेट चेक कर लेंगे, आरबीसीज़ काउंट चेक कर लेंगे। ये बच्चों वाले टेस्ट हैं जो आप नॉर्मल रूटीन में ओपीडी के अंदर करवा लिया करती हैं ना, ठीक है। साथ में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आप चेक कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। सीरम फेरेटिन हो गया, फेरेटिन और ट्रांसफेर फेरेटिन जो आयरन की स्टोरेज करता है, ट्रांसफेरन जो आयरन को जो है ना वो लेके जाता है, तो इनको दोनों को आपने चेक करना होता है, तो आपको पता चल जाता है किस तरह क्या का वो मतला है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ना वो हमारे पास इसके अंदर जो आरबीसीज़ है ना वो हाइपोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक जो है ना वो आपको दिख जाएँगे, ठीक है? उसके अंदर वो क्रोमिक मतलब उनका कलर भी कम होगा और माइक्रोसिटिक साइज़ में छोटे होंगे। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन वाले में हमने कहा था TAIL, आई आ गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। ये हमारे पास डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस हो सकती है या फिर आयरन की कमी हो सकती है, मोस्टली इसी के अंदर आ जाती है, ठीक है? ये हमारे पास आ जाएँगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। फिर हमारे पास है जी क्या हो गया? मेगालोब्लास्टिक पहले कर लें, मेगालोब्लास्टिक तो लिखा ही नहीं। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक को हम दूसरी कैटेगरीज़ में करेंगे। ये यहाँ पे मैंने जितने भी एनीमियाज़ लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे आपके आ जाएँगे डिक्रीज़्ड आरबीसीज़ की हमारे पास प्रोडक्शन, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ प्रोडक्शन कम होगी वो आयरन हो सकता है, परनीशियस हो सकता है, फोलेट डेफिशिएंसी, एप्लास्टिक एनीमिया क्रोनिक या माइलोपैथी हो गया। अब परनीशियस एनीमिया को थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आपकी क्या हुई थी, हीम सिंथेसिस के अंदर डिफेक्टिव थी, ठीक है? हीम सिंथेसिस डिफेक्टिव है, हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक एनीमिया का क्लिनिकल सिनेरियो पिक करना है, और साथ में क्रोनिक ब्लड लॉस। ये 3 चीज़ें आयरन डेफिशिएंसी के लिए कभी नहीं भूलनी। अब मैं बताता हूँ आपको परनीशियस एनीमिया के अंदर क्या होता है। ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास यूँ कह लें कि परी को जो है ना वो ऑटो इम्यून कोई डिज़ीज़ हो चुकी है। जो परियाँ आती हैं ना ठीक है, झीलों के ऊपर, तो उसके कोई भी ऑटो इम्यून जो है ना वो उस प्रीनिशियस एनीमिया में परी को डिज़ीज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो हमारे साथ प्रेज़ेंट कर रही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ओवल मैक्रोफेजेस आपको दिख जाएँगे, ठीक है? अंडे की शक्ल के जो है ना वो ओवल मैक्रोफेजेस आपको दिख जाएँगे। साथ में कह रहा है कि ये ऑटो इम्यूनिटी इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। क्या होता है, प्रीनिशियस एनीमिया में जब ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती है, साथ में कह रहा है कि B12 की अब्ज़ॉर्प्शन के अंदर मसला है, और जो कि हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती, ठीक है? ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, B12 की हमारे पास अब्ज़ॉर्प्शन नहीं ठीक हो पा रही होती, ठीक है? जिसकी वजह से हमारे पास वो कह रहे हैं कि डीएनए की जो है ना वो रेप्लिकेशन हमारे पास क्या होती है, डिलेड हो जाती है। तो ये हमारे पास होता है प्रीनिशियस एनीमिया। फोलेट डेफिशिएंसी में कह रहा है हमारे पास क्या होगा, जब फोलिक एसिड विटामिन B9 की डेफिशिएंसी, इसके अंदर हमारे पास डीएनए की जो रेप्लिकेशन है ना, ठीक है? वो हमारे पास क्या होगी,
डिलेड रेप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास सेम वही ओवल शेप्ड आपको यहाँ पे भी प्रीनिशियस में भी B12 की जब होगी तब भी ओवल शेप्ड मैक्रोफेज वो आरबीसीज मिलेंगी, यहाँ भी आपको मैक्रोसाइट ओवल शेप्ड आपको मैक्रोसाइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, फोलेट में डाइटरी डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन है, या फिर माल अब्जॉर्प्शन वो सही से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। ए प्लास्टिक के अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास क्या होता है, हिमेटोपोइसिस जो है ना, मतलब कि हमारे पास जो सिंथेसिस है वो यूँ कह लें कि बोन से सिंथेसिस, जो प्लास्टिक की बोन मैंने याद किया था, बोन ठीक बना ही नहीं रही, ठीक है। तो हमारे पास हिमेटोपोइसिस जो आरबीसीज की प्रोडक्शन है वो ठीक नहीं हो पा रही है, प्लास्टिक हो जाता है। इसके अंदर भी पैन साइटोपिनिया होता है, मतलब डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स तीनों का लेवल हमारे पास कम होगा। साथ में वो कह रहा है हमारे पास क्या होगा, हो सकता है ए प्लास्टिक एनीमिया बोन के ऊपर जिन्हें रखी उसने कोई भी टॉक्सिक ड्रग्स खा ली है, ठीक है, या फिर अगर वो कीमोथेरापी के ऊपर है ना, ठीक है, तो उसके अंदर मोस्टली देखा कि हमारे पास ए प्लास्टिक एनीमिया। ये सारे क्लिनिकल सिनेरियो मैंने अलग किए हैं तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ के अंदर क्या होता है, इसमें बहुत सी हमारे पास बीमारियाँ आ जाती हैं। रीनल डिजीज़ आप लगा लें, ये कोई लीवर डिजीज़ लगा दें, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया तो इसकी वजह से हमारे पास होगा। और इसके अंदर बेसिकली ना एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ ये एक तो नार्मोसिटी के अंदर मोस्टली आ जाता है, नार्मोसिटिक एनीमिया के अंदर यहाँ पे हमने देखा ना, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज या तो ये माइक्रोसिटिक में आ सकती है या फिर ये हमारे पास नॉन हीमोलिटिक के अंदर भी आ सकते हैं, दोनों के अंदर कैटेगरीज के अंदर आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मोटी मोटी थी। अब हमारा रह गया एक जो प्रेजेंट करता है ना मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर अब नॉर्मल एरिथ्राइड प्रीकर्सर सेल होते हैं, ठीक है। वजह क्या है, विटामिन B12 या हमारे पास फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब ये नहीं होते B12 और फोलेट, हमारे पास क्या होता है, जो हमें डीएनए की सिंथेसिस करनी होती है ना, वो प्रॉपरली डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पा रही होती, रेप्लिकेशन उसकी, और न्यूक्लियर डिवीजन जो है ना, रेप्लिकेशन नहीं होती और न्यूक्लियर की डिवीजन नहीं हो पाती प्रॉपरली, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में, ठीक है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी उनके अंदर नॉर्मली जो वो नहीं रहता, और हमारे पास इन्फेक्टिव एरिथ्रोपेथी होता है। लैब डायग्नोसिस में आप क्या चेक करेंगे, आप पेरिफेरल ब्लड और बोन मैरो चेक करेंगे तो आपको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया मिल जाएगा, ठीक है। ओवल शेप पैनसाइटोपिनिया मतलब डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स तीनों कम हो गए। साथ में आपको ओवल शेप जो है ना, वो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, ओवल शेप B12 और B9 के अंदर, दोनों के अंदर, ठीक है। तो आपको ओवल शेप जो है ना वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बोन मैरो में मेगैलोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया होगा, बाकी वो कह रहा है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेगैलोब्लास्टिक में B12 की जहाँ पे डेफिशिएंसी है, तो टाइप्स ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया बेसिकली ये प्रीनिशियस एनीमिया हो जाता है इसकी वजह से, और हमारे पास क्या होगा, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से ये हो जाएगा, या फिर तो हम मेगैलोब्लास्टिक को इसलिए मैंने एंड पे डिफाइन किया ताकि हम यहाँ से हम जा सकें कि प्रीनिशियस एनीमिया में अंदर भी और मेगैलोब्लास्टिक वाली आती है, लेकिन प्रीनिशियस में B12 की एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हुई, और ये ऑटोइम्यून जब भी लफ्ज़ आएगा तो प्रीनिशियस एनीमिया जो कि मेगैलोब्लास्टिक वाली सारी कंडीशन देखा आ रहा है, ठीक है। होता क्या इसमें B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं ठीक होती। अगर डीएनए जो है ना वो रेप्लिकेशन डिले हो रही है तो हमारे पास होगी फोलेट डेफिशिएंसी। तो ये दोनों किससे रिलेटेड है, ये हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया से रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। अब होपफुली अब आप जब भी ऑटोम्यून का तो प्री को आपने ना ऑटोम्यून के अंदर ले जाना है, ठीक है। फिर या फिर कोई उसको गैस्ट्राइटिस हो गया और वो इस तरह की सारी कंडीशन है। साथ में वो कह रहे हैं हमारे पास जो है ना प्रीनिशियस एनीमिया, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आप क्लिनिकल सिनेरियो में एक तो ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस मिल जाएगा, ठीक है, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस। साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना वो आपका ख़त्म होगा, जिसने आप आगे B12 को लेके जाना, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना इसकी आपको बस एफिशिएंसी नज़र आएगी। और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का केस आ सकता है, स्टोमाटाइटिस, ग्लोसाइटिस, ये सारे के सारे हमारे पास है। साथ में पैनसाइटोपिनिया हो सकता है, उसको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल जो है ना वो आपको मेगैलोब्लास्टिक की एक बड़ी निशानी है, ठीक है। मतलब हम मेगैलोब्लास्टिक को ही जब आगे टाइप करते हैं ना, यहाँ पे देखो ना यार, अगर इसको मैं लिखूँ यहाँ पे मेगैलोब्लास्टिक को, ठीक है, मेगैलोब्लास्टिक को, तो इसकी एक बड़ी टाइप आपने लिखनी है प्रीनिशियस एनीमिया, ठीक है। प्रीनिशियस एनीमिया के अंदर आपने लिखना कि ये ऑटोइम्यून कोई भी डिजीज़ होती है, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस आ गई हो, वो सारी की सारी। इसके अंदर आपने ओवल शेप्ड और पैनसाइटोपिनिया आपने लिख देना, साथ में आपने हाइपर सेगमेंटेड जो है ना वो न्यूट्रोफिल भी लिख सकती हैं, और ये मेगैलोब्लास्टिक हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल एक बड़ी निशानी आ जाती है, ठीक है।
इसको याद रखना है ताकि आपको आगे डेफिशिएंसी ना हो जी। फिर फोलेट जो है ना वो हमारे पास नॉन न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटीज़ करवा देता है, जबकि क्रोनिक जो अल्कोहलिक होती है ना मोस्टली, ठीक है, फोलेट डेफिशिएंसी भी हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करती है ना। तो जो हमारे पास अल्कोहलिक होते हैं उनके अंदर मोस्टली देखा गया फोलेट की जो है ना वो हमारे पास होती है, जो कि सीवियर डाइटरी डिप्रीविएशन करते हैं, या फिर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे होते हैं ना उनके अंदर वो कहता है हमारे पास फोलेट की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उनको साथ फोलिक एसिड भी देना पड़ता है हमें। और जो कैंसर की मेडिसिन ले रही हैं उसके अंदर भी हमारे पास ये सारी की सारी होती हैं, ठीक। अब हमारे पास जो है ना एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द एनीमिया आफ्टर डेफिशिएंसी आयरन। आयरन वाला सबसे कॉमन है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये भी एक एमसीक्यू था। आयरन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन है और पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा। नंबर सेकंड पे हमारे पास एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़, कोई भी पुरानी जो है ना वो डिजीज़ है उसके बाद हो सकता है उसको आर्थराइटिस हुआ हो, ठीक है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। आर्थराइटिस का केस हो सकता है, या फिर हमारे पास रीनल डिजीज़ का केस हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई भी उसको क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, नार्मोसिटिक और नार्मोक्रोमिक, ठीक है, दोनों नॉर्मल है। नार्मोसिटिक और प्लस नार्मोक्रोमिक जो है ना आपको दिख जाती हैं, और वो जो है ना वो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट के साथ जो है ना वो जिस तरह रूमेटाइड आर्थराइटिस हमने देखा था ना बच्चों के अंदर, ठीक है, तो वो इसी के अंदर होता है। और बाकी इस तरह सीरम में आयरन जो है ना वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किसके साथ रिलेटेड है, क्रोनिक जो है ना ब्लड लॉस हो गया या इस तरह क्रोनिक किसी भी डिजीज़ के साथ भी रिलेटेड आ जाता है। फिर हमारे पास ए प्लास्टिक एनीमिया को मैंने डिस्क्राइब किया, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने कहा प्लास्टिक की बोन है, मतलब वहाँ से एरिथ्रोपॉइसिस नहीं हो रही। तो जहाँ भी क्लिनिकल सिनेरियो में आपको हाइपोसेलुलर जो है ना वो बोन मैरो मिले ना, तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास ए प्लास्टिक एनीमिया आ जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, इसके अंदर सारे जो है ना वो ख़त्म होते हैं। साथ में वो कह रहा होगा या रेडिएशन ली है या फिर वो कीमोथेरापी पे पेशेंट है, तो उस कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी ने बोन के ऊपर अटैक किया, इसकी वजह से हमारे ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया। या फिर हो सकता है उसको कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, और हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ना ये मोस्ट कॉमन काज है ए प्लास्टिक एनीमिया के, ठीक है। अब ये हो गया। फिर हमारे पास लास्ट में मैंने कहा था कि माइलो पिथेसिक एनीमियाज के बारे में हमारे पास क्या होता है, बोन मैरो फेलियर जो है ना काज बाय रिप्लेसमेंट ऑफ दी मैरो हो गया। ऐसे कुछ लोगों में हमने बोन मैरो की रिप्लेसमेंट की होती है ना, तो उनके अंदर फिर वो जो नई बोन मैरो वो बना ही नहीं रही होती उसको, ठीक है। माइलो माइल ऑप्थिसिक एनीमिया, इस तरह करके नाम, माइलोऑप्थिसिक एनीमिया। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, वो जो बोन मैरो हमने रिप्लेसमेंट की हुई है ना वो उसको प्रॉपरली बना ही नहीं रही, तो इस वजह से हमारे पास ये सारे का सारा होगा। फिर हमारे पास कुछ हीमोलिटिक एनीमियाज आ जाती हैं, ठीक। तो हीमोलिटिक को डिफाइन जो है ना मैं कुछ इस तरह करूँगा। हीमोलिटिक जो एनीमिया है ना, इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास हो सकता है ये जनरल आरबीसीज की रेड सेल की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है, ठीक है, रेड सेल की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा, या फिर हमारे पास जो है ना एरिथ्रोपॉइसिस बहुत तेज़ है, ठीक है, इंक्रीज एरिथ्रोपॉइसिस, मतलब वो इतनी तेज़ है कि वो अपना लाइफ टाइम पूरा करने से पहले ही पैदा हो गई है, तो वो क्या होंगे, जितनी जल्दी बनेंगे वो उतनी जल्दी वो टूट भी जाएंगे। तो इसी वजह से हीमोलिटिक एनीमिया के साथ इसको हम रिलेट करते हैं। आरबीसीज में हमारे पास क्या होगा, जब ये इंक्रीज आरबीसीज डिस्ट्रक्शन होगी तो हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलो रिबन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगा, इसकी वजह से हमारे पास एक्लोरिक जॉन्डिस की निशानी हमारे पास आ जाती है। अनकंजुगेटेड बिलियरी भी हीमोलिटिक एनीमिया के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। पिगमेंट कंटेनिंग गाल स्टोन साथ में वो पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है। और हमारे पास हीमोसिड्रोसिस हो गया, मतलब कि आयरन की डेपोजिशन जो है ना वो हमारे पास होना शुरू हो जाती है दूसरे लीवर के अंदर, अब आइज़ के अंदर, ठीक है। तो हीमोसिड्रोसिस इसकी एक बड़ी निशानी है हीमोलिटिक एनीमिया की, ठीक। नंबर सेकंड पे इंक्रीज एरिथ्रोपॉइसिस के बारे में, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि शॉर्टनड आरबीसी सर्वाइवल, उसका टाइम जो है ना वो आरबीसी का सर्वाइवल का वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास कुछ रिटो का आरएनए और पॉलीसाइक्लिन, बच्चों वाली बात है बाकी। अच्छा, अब इसके अंदर ना वो कह रहे हैं एनीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज आरबीसीज डिस्ट्रक्शन, जो आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है, इसके अंदर हमारे पास उसने कुछ लिखी हुई है वार्म एंटीबॉडीज, कुछ हमारे पास कोल्ड एंटीबॉडीज का लफ्ज़ लिखा हुआ है। तो इन सिंपल वर्ड आर रेड सेल डिस्ट्रक्शन के बारे में हम जल्दी से कॉन्सेप्ट ले लेते हैं,
तो हमारे पास हो सकता है कोई भी ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया उसको हो चुका है। आरबीसी डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कोई भी ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न हो सकता है। हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न हो सकता है, या फिर उसको हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस होता है। ये मैं बताता हूँ क्या होता है। अब इसका भी एक क्लिनिकल सिनेरियो है, हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस है तो वो भी हमारे पास आर बी सी की डिस्ट्रक्शन करवा देगा। या फिर उसको हमने कहा था एंजाइम डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी है, या फिर वो सिकल सेल एनीमिया जिसके अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह हमारे पास वेलिन लग गया तो वो दातरी की तरह आ जाते हैं ना, सिकल सेल एनीमिया होगा। फिर हो सकता है उसको बीटा थैलेसीमिया मेजर हो, या फिर हमारे पास कोई जिसे बीटा थैलेसीमिया मेजर का दूसरा नाम पता क्या होता है, कोलीज एनीमिया भी इसको हम कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। और नंबर लास्ट में हमारे पास उसको अल्फा थैलेसीमिया भी होता है, जिसके अंदर अल्फा जेन डिफेक्टेड हो उसे हम अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे, जिसके अंदर बीटा जेन डिफेक्टेड है उसे हम बीटा थैलेसीमिया कहेंगे। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो हमारे पास ऑटोइम्यून है ना, इसको हम कहते हैं कि वार्म एंटीबॉडीज एनीमिया भी है। मतलब कि आईजीजी जहाँ पे लफ्ज़ आएगा ना, वो वार्म होगा, जो आईजीएम है वो हमारे पास कोल्ड होता है, ठीक है। तो हमारे पास वार्म के लिए आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो है ना वो बहुत तेज़ होती है, इसकी वजह से हमारे पास एनीमिया होता है, वो ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हमारे पास एनीमिया करवा। हीमोलिटिक एनीमिया ऑफ द न्यू बॉर्न में कह रहा है कि मेटरनल जो है ना इम्यूनाइजेशन वो फीटल की आरबीसीज के अंदर जिसके अंदर हमने कहा ना आर एच इनकम्पेटिबिलिटी जिस तरह हो जाती है, मेटरनल के एंटीजन जो है ना माँ के, वो बच्चे के आरबीसीज को तोड़ना शुरू, जिसे हम कहते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास होता है हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस। इसके अंदर स्केलेटल प्रोटीन जो आरबीसीज की है ना, स्केलेटल प्रोटीन सेफिरोसाइटोसिस में एस स्फीरोसाइटोसिस है, एस से याद कर लें कि स्केलेटल प्रोटीन जो होते हैं ना आरबीसीज की मेम्ब्रेन के अंदर, वो डिफेक्टिव होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है ना वो डेफिशिएंसी करवा देती है, बेसिकली क्वांटिटी डेफिशिएंसी स्पेक्ट्रम ड्यू टू डाइवर्स मैकेनिज्म। यहाँ पे आपके पास स्पेक्ट्रम एक प्रोटीन है, उसकी हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है, और वो हमारे पास हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस, मतलब वो अपने नॉर्मल सेल को बिल्कुल ठीक तरह से बनते नहीं और वो जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी में क्या होता है, जो आपका है ना हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट होता है, ठीक है, वो हमारे पास जो है ना डिफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास लिमिटेड हीमोलिटिक एनीमिया है, इसके लिए बेसिकली एक्स लिंक्ड जो है ना वो इनहेरिटेंस के ज़रिए हमारे पास आती है। इतनी बात काफ़ी है। सिकल सेल एनीमिया में क्या है, ग्लूटामिक एसिड की जगह 6 पोजीशन के ऊपर वेलिन लग जाता है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास बीटा चेन वो हमारे पास सही नहीं होती। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो सिकल सेल दातरे की तरह जो है आपको शक्ल इस तरह नज़र आती है, तो सिकल सेल कि हमने सिनेरियो पिक करना है सिर्फ, ठीक है। फिर बीटा थैलेसीमिया मेजर या जिसका कोलीज एनीमिया आ जाए, यूँ कह रहे कि विराट कोहली की जो है ना वो बेटी, उसको हमारे पास बीटा थैलेसीमिया है, मैंने यूँ याद किया हुआ है, ठीक है। तो बीटा थैलेसीमिया में हमारे पास क्या होता है, जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है ना उसके अंदर जो है ना वो हमारे पास कोई भी ना कोई मसला है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, मोस्टली मेडिटेरेनियन जो पॉपुलेशन होती है ना उनके अंदर देखा गया है। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, कोई भी क्योंकि हमारे पास जो है ना वो 4 होती है ना, तो डिलीटेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 अल्फा ग्राम, 4 अल्फा चेन में से कोई भी एक चेन की हमारे पास डिलीटेशन हो जाए ना अल्फा चेन की, तो इसकी हमारे पास कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ डिलीटेशन जो है ना डिफर हो सकते हैं, और इस वजह से हमारे पास जो है ना वो हमारे पास जो सारे का सारा आरबीसी की डिस्ट्रक्शन है ना वो हमारे पास आ जाएगी हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर। तो ये एक कैटेगरी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो ना छोटी छोटी मैंने बातें की हैं ना उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी मैंने इम्यूनो हीमोलिटिक एनीमिया के बारे में बात की, ठीक है। नंबर 1 पे इम्यूनो हीमोलिटिक एनीमिया, जिसके अंदर मैंने कहा था कि इम्यून सिस्टम जो इन्वॉल्व है वो आईजीजी एंटीबॉडीज़ का आपको केस नज़र आएगा, साथ में हमने कहा इसके अंदर वार्म एंटीबॉडी का लफ्ज़ नज़र आए, ठीक है। तो ये हमारे पास इम्यूनो हीमोलिटिक की पक्की निशानी है, ठीक है। और ये हमारे पास ऑप्टिमली एक्टिव होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो बॉडी टेम्परेचर होती है इसके ऊपर एक्टिव होता है। जो पेशेंट एसएल सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट उनके अंदर देखा गया हमारे पास इम्यून मीडिएट हीमोलिटिक एनीमिया हो जाती है, ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा, सेफिरोसाइटोसिस होगा पॉजिटिव, हाँ। अमीनो के जहाँ भी इम्यूनिटी का लफ्ज़ है इसके लिए हमने क्या करना है, कॉम्ब टेस्ट जो है ना वो हम करते हैं, और वो हमारे पास पॉजिटिव आता है तो हमारे पास मतलब कि ये इम्यून से रिलेटेड कुछ ना कुछ झगड़ा है यहाँ पे। फिर
कूल्ड एग्लूटिनेंट डिजीज़ के अंदर आईजीएम, अगर कूल्ड की बात आ जाए ना तो वो आईजीएम रिलेटेड होगा। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट मैंने बात की हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया आरएन इनकम्पैटिबिलिटी होती है या एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। ह्यूमैनिटी एनीमिया ऑफ न्यू बॉर्न, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, या तो आर एच की इनकम्पेटिबिलिटी होगी या ए बी ओ ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी होगी। माँ जो है ना वो आर एच नेगेटिव थी, बार एच आर एच पॉजिटिव है तो बच्चा जो है ना वो आर एच पॉजिटिव आ गया। माँ नेगेटिव और बच्चा पॉजिटिव तो इसके अंदर फिर हमारे पास वो टपाटप खून टूटना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। इस डिजीज़ के अंदर आपको जो मिलेगा ना एनीमिया न्यू बॉर्न, कर्नेक्टेरियस के साथ वो पेशेंट प्रेजेंट करता है बच्चा, मतलब कि उसके जो बेजल गैंग्लियन है ना उसके ऊपर जाके अनकंजुगेटेड बिलोरिबन जो है ना, ज़ाहिर बात जब टूटेगा तो हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलोरिबन रिलीज़ होता है, ठीक है, लीवर से। तो वो जो है ना बेसिकली हमारे पास क्या करता है, कनेक्टिविस करता है, मतलब उसके दिमाग को जाके डैमेज कर देगा। फिर पर ऑक्सिज्मल नॉक्चुरल हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी सी बात याद कर लें। पर ऑक्सिज्मल नॉक्चुरल हीमोग्लोबिनोयूरिया, ये बेसिकली क्या होता है, इंट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जब वो रात को सोता है ना तो उसको जो ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे पास एसिडोसिस होती है बॉडी के अंदर, और वो सारी की सारी जो है ना वो हमारे पास क्या करता है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस करवा देता है, ठीक है। नॉक्चुरल मतलब रात के वक्त जो है ना वो हमारे पास, क्योंकि वो हमारे पास सेंसिटिविटी ऑफ द कम्प्लीमेंट इंड्यूस्ड आरबीसीज लाइसिस, ठीक है। तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है आरबीसीज लाइसिस के लिए। साथ में कह रहे हैं हमारे पास हीमोलिटिक एनीमिया होगा, पैनसाइटोपिनिया होगा, वो सारी की सारी कंडीशन इसके अंदर एक जीन है पाइका, PIGA, पाइका जीन जो है ना वो बस याद कर लेना। इसके अंदर हमारे पास म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, GPI ग्लूक्रोसाइल फास्फोटाइडाइडल आइनोसाइटोल जो है ना वो हमारे पास इम्पेयर्ड उसकी सेंथेसिस होती है, जो कि हमारे पास डाइवर्स प्रोटीन को अपने साथ लगा देता है और वो इंड्यूस कर देता है हीमोलिसिस हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है जी जो मैंने कहा था ना, हीमोलिटिक एनीमिया काज में मेम्ब्रेन स्केलेटल प्रोटीन, ठीक है। अगर तो हमारे पास स्केलेटल प्रोटीन का जिक्र आया तो हमारे पास क्या था, स्पेक्ट्रम का बेसिकली मैंने जिक्र किया था ना, तो इसके अंदर हमारे पास क्या था, हेरिडिटी सफीरोसाइटोसिस, ठीक है। हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस में क्या था, हमारे पास स्केलेटल प्रोटीन और वो स्पेक्ट्रम का सारे का सारा था। एरिथ्रोसाइट जो है वो फ्रेजाइल होती हैं, वो जो ही एनीमिया का सफीरोसाइट मतलब सफ़ेयर शेप्ड आपको एरिथ्रोसाइट, जिस तरह सफ़ेयर होता है ना इस तरह के आपको सफ़ेयर शेप्ड एरिथ्रोसाइट मिलेंगे, ठीक है। दैट आर सेलेक्टेडली ट्रैप्ड बाय द स्प्लीन, जब ये सफ़ेयर शेप हमारी तिल्ली के पास जाते हैं स्प्लीन के पास तो वहाँ से पकड़े जाएंगे और वहाँ पे टपाटप इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमारे पास हेरिडिटी सफीरोसाइटोसिस में स्प्लीनोमेगैली बहुत ज़्यादा दिखेगी। तो स्प्लीनोमेगैली स्पेक्ट्रम स्केलेटल प्रोटीन हेरिडिटी सफीरोसाइटोसिस का पक्का क्लिनिकल केस आ जाएगा। फिर हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज जो है ना, इसके बारे में थोड़ी सी बात करके हम चलते हैं पास्ट पेपर के ऊपर। ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक्स लिंक जब भी डिसऑर्डर आ जाए और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो जाती है और हमारे पास हीमोलिटिक एनीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। हीमोग्लोबिनीमिया और हीमोग्लोबिनोयूरिया, यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जब भी हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आती है ना, तो ये हमारे पास ग्लूकोज 6 इसके अंदर आपके लिए एक जो है ना वो बाइट सेल जो है ना, वो यूँ कहने कि ग्लूकोज वाले बिस्कुट को बाइट कर लिया ना तो इस तरह आपको बाइट सेल जो है ना वो मिल जाते हैं। तो इसका पक्की निशानी है कि हमारे पास क्या ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है। क्लिनिकल सिनेरियो टिक कर लोगे ना, ठीक है। या फिर पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी भी इसके अंदर उसके साथ लिखा हुआ है। और फिर हमारे पास है हीमोग्लोबिन एस डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है, एस जीन की अगर म्यूटेशन हो जाए तो इसकी वजह से हमारे पास हीमोग्लोबिन एस डिसऑर्डर होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास जो है ना वो हीमोग्लोबिन एस जो है ना वो आ जाता है, जो कि हमारे पास सिकल सेल एनीमिया में जो है ले जाता है। साथ में कह रहे हीमोक्रोनिक लेग, इसके अंदर अल्सर आ जाते हैं। हाँ, सिकल सेल एनीमिया जो है ना, ठीक है, इसके अंदर एक तो एस हीमोग्लोबिन आपको नज़र आएगा और साथ में वो कह रहा है कि लेग के ऊपर जो है ना वो अल्सर आपको दिख जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। साथ में इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स और स्प्लीन, ठीक है, लंग्स प्लस स्प्लीन उसकी आपको इन्फेक्शन दिख जाएगी और साथ में ए प्लास्टिक जो है ना चीज़ें आपको देखनी। सिकल सेल ट्रेट में यही कह रहा है, हीमोग्लोबिन एस जो है ना हाइड्रोजाइगस कंडीशन में वो हमारे पास हो जाता है। बाकी कुछ हीमोग्लोबिन सी भी होता है, फिर ई भी होता है, वो बहुत हायर लेवल पे चली जाती है बातें। अब हमारे पास ना थैलेसीमिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गाइज लास्ट में हमारे पास कुछ आ जाती हैं थैलेसीमियाज़ के बारे में।
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम टच करके फिर पास्ट पेपर में वो कर जाते हैं इंशाल्लाह। थैलेसीमिया बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है ये हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया भी होता है, अल्फा थैलेसीमिया भी होता है। तो बीटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीटा थैलेसीमिया, और हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, जो बीटा थैलेसीमिया इसकी हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक हमारे पास होता है बीटा थैलेसीमिया मेजर, और एक हमारे पास होता है बीटा थैलेसीमिया माइनर। ठीक है, ये मेजर हो गया और माइनर हो गया। फिर हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया है ना, इसके अंदर ऐसा चित्र कोई नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास है ना बीटा थैलेसीमिया, मतलब बीटा ग्लोबिन चेन नाम में ही काम है, चेन के अंदर कुछ ना कुछ मसला है। तो बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर जो है ना वो हमारे पास कुछ ना कुछ लफड़ा है। यूँ कह लें कि ये मेडिटेरियन एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। जो मेजर है ना, इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है मेजर कोली। ठीक है, जो आर्मी का जो मेजर होता है ना, इसको हम कहते हैं ना मेजर। तो वहाँ से काले को कोली जो है ना वो मेजर है। तो मैंने यहाँ कोहली की बेटी को जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है, तो मेजर कोहली याद कर लो, ये ज़्यादा इजी है। अभी अभी मेरे आया है, तो इसको हम कहेंगे कोहलीज एनीमिया भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वही बीटा चेन के अंदर मसला है। मार्क अनीमिया के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन की एक तो सिंथेसिस जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है। नंबर सेकंड पे आरबीसीज का लाइफ टाइम जो है ना वो हमारे पास शॉर्टन हो जाता है। ठीक है, लाइफ स्पैन जो है ना वो हमारे पास शॉर्टन हो जाएगा। साथ में इन्फेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी की प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन वो हमारे पास इनअफेक्टिव है। और साथ में रिलेटिव फोलेट की हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, सारी बात है, जब वो इतना होगा तो साथ में स्प्लीनो में गैली भी आपने कर देनी है। स्कल, फेशियल और लॉन्ग बोन, इनके ऊपर डिस्टॉर्शन होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कल, फेशियल और लॉन्ग बोन, इसकी हमारे पास सारी की एक्सपेंशन हो जाती है। एरिथ्राइड एक्सपेंशन के नाम से आपके पास क्लिनिकल सिनेरियो आता है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास मॉर्फोलॉजिकली जो है ना वो हीमोसिड्रेसिस भी, जाहिर बात है जब इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होगी तो हमारे पास रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन उस बंदे को करवानी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या होगा, वो हीमोसिड्रोसिस मतलब आयरन की डिपोजिशन हो जाएगी। अब यहाँ पे है एकदम मेजर के बारे में। माइनर के अंदर क्या बातें होती हैं, वो हमारे पास होती है कि हेट्रोजाइगस इनहेरिटेंस वेरिएंट के अंदर बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर भी इसके अंदर डिफेक्ट है। इस जो है ना फ्लो चार्ट्स को देखो जो मैंने किसी दौर में बनाए थे। देखो, दो अल्फा चेन है, दो बीटा चेन नॉर्मली होती हैं, दरमियान में हमारे पास आयरन है, साइड में वो ग्लोबिन चेन है। बीटा थैलेसीमिया में वो जीन जो बीटा जीन को इनकोड करती है वो ख़राब है, ऐसी बात कही हमने। ठीक है, अब वहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास अब नॉर्मल बीटा अल्फ़ा चेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीटा चेन या तो बहुत समाल है या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ है। अगर तो बीटा चेन बिल्कुल नहीं होगी, इसे हम कहेंगे बीटा नॉट। अगर तो बीटा पॉजिटिव में क्या होता है, अगर बीटा चेन बनी है लेकिन वो बिल्कुल स्मॉल है तो इसे हम बीटा पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, सिंगल बेस म्यूटेशन होती है, नाइट्रोजनस बेस इसके अंदर तब्दील होता है। ठीक है, अब यही सिंगल बेस म्यूटेशन को हम बीटा थैलेसीमिया, अगर छोटी म्यूटेशन है तो इसे हम कहेंगे बीटा थैलेसीमिया माइनर है। ठीक है, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है और ये मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है। नंबर सेकंड पे बीटा थैलेसीमिया माइनर हमने कर लिया कि सिंगल जीन पेयर म्यूटेशन होगी तो हमारे पास माइनर का केस है। इंटरमीडिया में क्या होता है, जस्ट लाइक बीटा पॉजिटिव जिसके अंदर चेन बनी है लेकिन छोटी है। मेजर में क्या है, हमारे पास तकरीबन दोनों की तरह ही मिलती जुलती होती है, बिल्कुल बीटा चेन बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, अल्फा चेन मौजूद है लेकिन बीटा चेन बिल्कुल नहीं, उसकी बिल्कुल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गया, तो इसे हम कहेंगे मेजर है। ठीक है, ये हमारे पास होती है कुछ, मैंने आपको डिफरेंस बताना था। यूँ कह लें कि इसके अंदर अल्फा चेन तो है, बीटा चेन बिल्कुल भी नहीं है। माइनर में क्या है, अल्फा चेन होती है लेकिन बीटा चेन जो है ना वो थोड़ी इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है थोड़ी बहुत। तो ये हमारे पास माइनर और मेजर के अंदर फ़र्क है थोड़ा सा। ठीक है, और इसके अलावा कह रहा है कि इंक्रीज्ड एच बी हीमोग्लोबिन A2 जो है ना इसके अंदर HbA2, जिसके अंदर दो अल्फ़ा और दो गैमा जो है ना चेन बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। गैमा नहीं, इधर देखो, अल्फ़ा थैलेसीमिया में थोड़ा सा देख लेते हैं अब साथ ही। दो अल्फ़ा दो बीटा, HbA नॉर्मल है ये हमारे पास। अगर दो अल्फ़ा और दो गैमा चेन आ जाए तो इसको हम HbA मतलब फीटस कहेंगे। दो अल्फ़ा और दो डेल्टा चेन आ जाएंगी तो HbA2 होगा। तो ये MCQ हमारे पास था HbA2 के बारे में, दो अल्फ़ा और दो गैम जो हमारे पास डेल्टा आ जाए
तो A2 है, अगर फीटस है तो हमारे पास गैमा आ जाएंगी, नॉर्मल में अल्फ़ा 2 और बीटा जिसको हम HbA कहते हैं, ठीक है। तो होपफुली अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आ गया होगा। अगर चारों की चार हमारे पास गैमा आ जाए, जिसे हम गैमा टेट्रामेर कहते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ठीक है। फिर गैमा हीमोग्लोबिन आल्सो कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन बॉन्ड भी इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है, ठीक है। अगर चारों की चारों बीटा चेन है तो इसे हम कहते हैं HbH, ये भी एक MCQ है कि बीटा 4 को हम कहते हैं HbH हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। अब आपका कंसेप्ट थोड़ा सा इसके अंदर पक्का होता हो जा रहा होगा, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया में बाकी कह रहा है इरिथ्रोसाइट जो बाकी बचे हुए। अब मेरे पास जो है ये पास्ट पेपर वाली बुक है, तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि हमारे सिनेरियो जो है वो पिक हो जाए। देखो कह रहा है कि हमारे पास डॉर्सम ऑफ द हैंड और फीट के ऊपर जो है ना वो हमारे पास क्या है जी, यंग बॉय हॉस्पिटल में कंप्लेन करता है पेल है और मतलब पेल मतलब एनीमिक है और इरेटिक है, इसका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है, अनकॉन्जुगेटेड मतलब कि उसके अंदर जो है ना वो जो है ना ब्लड बहुत ज़्यादा टूटा है RBC, जिसकी वजह से हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन और साथ में सिकल सेल उसको आ रही है। तो सिकल सेल नाम में ये दातरी की तरह सिकल सेल एनीमिया हो गया, HbS हीमोग्लोबिन सिंपल। वेजोक्लेटिव बोन होती है तो हमारे पास वही है ना, यूँ कह लें कि दातरी हमने ना हाथ के ऊपर मारी है और फीट के ऊपर मारी है, ठीक है। दातरी आपने हाथों पे मारनी है और आपने पाँवों पे मारनी है, ठीक है, जो बंदे काम नहीं करते। तो इसके अंदर यही कि HbS जो है ना हीमोग्लोबिन वो आपको नॉर्मल HbA होता है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे HbS जो है ना सिकल सेल में आ जाएगा। वो RBC की जब डीऑक्सीजनेशन होगी ना तो उसके अंदर क्या होगा, कैल्शियम अंदर आ जाएगा, पानी और पोटाशियम जो है ना वो बाहर चला जाएगा। यूँ कह लें कि K2 पर पानी जो है ना वो हमारे पास चला गया बाहर की तरफ, लेकिन कैल्शियम जो है वो अंदर आ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इरिवर्सिबल सिकल सेल भी हो हीमोलिसिस हो जाएगी, वरना अगर दोबारा ऑक्सीजनेशन होगी वो सेल जो है ना वो डिहाइड्रेटेड है तो वो क्या करेंगे, प्रोलॉन्ग ट्रांजिट टाइम माइक्रो वेस्कुलर ऑक्लूजन करवा दिया करेंगे वो। यहाँ पे देखो अब हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस है सिवियर एनीमिया शो न्यूमेरिक सिकल सेल शेप्ड, सिकल सेल एनीमिया का पक्का पक्का केस है, ठीक है। यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वो कह रहा है हमारे पास वेलिन लग गया, ऑलरेडी बता दिया। थैलेसीमिया सिंड्रोम के बारे में मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो है ना वो हमारे पास <80 हो जाता है, ठीक है। टारगेट सेल होते हैं बेबीज़ के अंदर होता है। बाकी HbA2 का लेवल जिसके अंदर हमने कहा था कि 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा जो है ना वो चेंज हमारे पास होती है जिसे HbA2 कहते हैं। नो HbA अल्फ़ा बीटा वाली चेंज बिल्कुल नहीं, फीटल हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होगा। बाकी वो क्रियो कट अपीयरेंस जहाँ पे आ रही है ना वो थैलेसीमिया की है, ठीक है। तो आपको थैलेसीमिया में हमने क्या कहा था कि ये माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक है ना, ठीक है। माइक्रोसिटिक एनीमिया में हमारे पास याद है ना, माइक्रोसिटिक में टेल का था, तो टेल में पहला ही था ये डिफेक्टिव ग्लोबल चेन और थैलेसीमिया का केस है। तो जहाँ पे आपको क्रियो कट अपीयरेंस नज़र आ जाए, क्रियो, ठीक है, कट, कट में टी आ रहा है ना, तो यहाँ से टी से याद कर लो कि ये हमारे पास थैलेसीमिया का पक्का केस है। जहाँ जहाँ आपको क्रियो कट नज़र आ रहा है देख लो। प्रोग्रेसिव फेलियर है, अनीमिया का पता चल गया हमें, फेलियर टू थ्राइव, और यहाँ पे वो कह रहा है चाइल्ड इज इरिटेबल और मार्क फेलियर है। बाकी उसने ये बताया मीन कार्पस्कुलर 80 से कम है, माइक्रोसिटी के अंदर पहुँच जाना है आपने, ठीक है। आधा डायग्नोसिस हमारा बन गया कि हमने 80 से कम है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, तो माइक्रोसिटी के अंदर कोई ना कोई होगा। अब हमने कहा कि हीमोग्लोबिन F है, A2 है, नो HbA और हमारे पास फ्रेगमेंटेड RBCs हैं, ठीक है। और HbA बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मतलब नॉर्मल होता है ना HbA में हमारे पास 2 अल्फ़ा होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। वो कह रहा है HbA बिल्कुल नहीं है, मतलब बीटा चेन बिल्कुल ही ख़त्म है। तो मेजर कोली के अंदर था, इसको बीटा थैलेसीमिया मेजर या इसको हम कोलीज एनीमिया भी कहते हैं। ये सारे का सारा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर इन्फेक्टिव एरिथ्रोपाइसिस या एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो बाकी बच्चों वाली बात है। एनीमिया है, स्प्लीनोमेगैली है, माइक्रोसिटिक आरबीसीज है, और वहाँ पे कह रहा है क्रियो कट अपीयरेंस, कट में टी आ रहा है तो थैलेसीमिया का केस है पक्का, ठीक है। यहाँ पे देखो कोलीज एनीमिया, थैलेसीमिया। अब बाकी हम देख लेंगे कौन सा है इसके अंदर। तो वो कह रहा है हमारे पास HbF फीटस वाला है, ठीक है। मीन कार्पस्कुलर 80 से जो है ना वो कम है, 60 आ रहा है, और हमारे पास वो यहाँ पे कुछ मिटा हुआ है मेरे ख्याल में, यहाँ पे HbA के बारे में कुछ लिखा होगा, एनीवेज जो भी है। बीटा थैलेसीमिया मेजर के बारे में हमने कहा कि HbA बिल्कुल ही ज़ीरो होगा, ठीक है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर हमारे पास हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल मिल जाएंगे, ठीक है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। फोलेट की डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी हमने सारी डिस्कशन की है इसके ऊपर। हमारे पास ओवेलोसाइट्स ओवल शेप्ड आपको RBC मिलेंगे, सेंट्रल पेलर होता है, हाइपरक्रोमेटिक होता है, वो सारे की सारी हो जाती हैं। देन मेगैलोब्लास्टिक किस कैटेगरीज में हमारे पास आ रहा था, ये हमारे पास आ रहा है
जो मेगैलोब्लास्टिक मैक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर आ रहा है, डीएनए जिसके अंदर हमारे पास सारे का सारा आ जाता है, ठीक है। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम 100 से भी जिसके अंदर ऊपर हमारे पास जा रहा है। अब क्योंकि उसकी डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो रही और हाइपर सेगमेंटेड है, तो जहाँ भी आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियाई मिल रही है वो हमारे पास क्या होगा, मेगैलोब्लास्टिक होगा, ठीक है। अब हमारे पास वो कह रहा है कि हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल का लेवल देख लो, हाइपर सेगमेंटेड, तो हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक का केस आ जाएगा। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इन इम्पेयर डीएनए की सिंथेसिस ठीक नहीं है और इंट्रामेडुलरी डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, आयरन ओवरलोड हो गया और बाकी इन्फेक्टिव एरिथ्रोपॉइसिस हो जाती है। इनुमरेट टू काजेज ऑफ न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस और मोनोसाइटोसिस की। तो मोनोसाइटोसिस और ल्यूकोसाइटोसिस का लेवल ल्यूकोसाइट कब देता है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कार्टिसोल स्टेट देता है, या फिर हमारे पास मार्जिनेटेड पूल में अल्सर देता है, वही मेलिग्नेंसी या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो इसके अंदर हमारे पास आता है। अब हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी है, मैंने कहा था मेनोरेजिया, जो ख़वातीन जो है ना वो टपाटप अपनी जो है ना वो आयरन को वॉशरूम में निकाल आती हैं, ठीक है। तो मतलब जहाँ भी मेनोरेजिया का लफ्ज़ आ रहा है वो आयरन डेफिशिएंसी की तरफ मोस्ट प्रॉपरली देख रहे हैं। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम 80 से कम है तो माइक्रोसिटिक होगा एनीमिया। तो हमने कहा कि यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ रहा है ना, तो डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस में तो ये हमारे पास आ गया, इजी हो गया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मेनोरेजिया के साथ रिलेटेड है हमेशा। फिर हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया है, ब्लड लॉस हो गया ना, ब्लड लॉस की वजह से हमारे पास फिर वगैरह कि हमारे पास नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक है, मतलब मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम 80 से 100 के दरमियान है, रेड सेल लॉस हो चुके हैं, इंक्रीज आर प्रोडक्शन विद इन द सेवरल डे होगा, रेंज ऑफ दी आरबीसी पूछी हुई है, कुछ भी नहीं पूछा हुआ। और रेंज आपको पता है कि 13.5 से 17.5 मेल में है, 12.5 से 16 फीमेल के अंदर है। बाकी पैकलो कैसा जोन है वो, मेनोरेजिया का केस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाएगा। फिर हमारे पास हीमोफीलिया का आपने एफएससी के अंदर पढ़ा होगा कि फैक्टर 8 होता है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी में हमारे पास होता है फैक्टर 9 और हीमोफीलिया सी में फैक्टर 11 होता है। तो यहाँ पे आप हीमोफीलिया ए के बारे में पूछो तो फैक्टर 8 की जो है ना वो हमारे पास म्यूटेशन हो जाती है, लाइफ सेंस कोagulation के स्केल जो है ना वो सारे का सारा ख़राब है और एक्स लिंक्ड ये रिसेसिव है, ठीक है। हीमोफीलिया वे में हेमोरेजेस होंगे, वो सारी की सारी बातें आ जाती है, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्लेटलेट प्रोथ्रोम्बिन होता है। फिर डिलीवरी की है मेल बेबी ने, ठीक है, वहाँ पे उसको जो है ना वो प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हुई है, फ्यू आवर में शी डेवलप्ड रिस्पिरेटरी डिससाइनोसिस, ब्लीडिंग हो गया एंड आफ्टर एक्टिव एंड गोज इनटू द शॉक के अंदर चली गई है। तो डायग्नोसिस क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation डब्ल्यू प्लेटलेट वाले में, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है ना तो वहाँ पे छोटे छोटे जो है ना वो हमारे पास क्या कहने के जो शॉक के अंदर एक तो फीमेल चली जाती है और उसको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाती है और हमारे पास क्या होगा, जो कोagulation के स्केल है ना वो सारे का सारा तबाह हो जाता है। तो ये डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation, ये हमारे स्टैंड अप का क्वेश्चन था, ये हमारे पास मुझे अभी तक याद है, ठीक है। साइनोसिस हो जाए, ब्लीडिंग हो जाएगी, डायमर में थ्रोमन टाइम सारे का सारा ख़राब है। नेक्स्ट डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation, यहीं पे चलो देख लो, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। क्या होता है अगर किसी को सेप्सिस हो चुका हो, एंडोथीलियल की इंजरी है, इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का, या फिर हमारे पास वो कह रहे हैं मैसिव जो है ना वो टिश्यू डिस्ट्रक्शन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा, प्लेटलेट जो है ना वो आपस में मिलना शुरू कर देंगे, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation, कोagुलेट कर रही है, तो हमारे पास यहाँ से नाम से याद अगर कोई प्लेटलेट की हमारे पास एग्रीगेशन हो रही है, वजह क्या है, कोई भी यहाँ पे इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, ठीक है, या फिर एंडोथेलियम की इंजरी है, तो फिर क्या होगा हमारे पास माइक्रोवेस्कुलर हमारे पास थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, प्लेटलेट एग्रीगेट होंगे तो हमारे पास मैक्रोवेस्कुलर हमारे पास थ्रोम्बोसिस, वेसल्स के अंदर हमारे पास क्लॉटिंग 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 होना शुरू हो जाएगी। जब वो होगी तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, प्लाज्मिन जो है ना एक्टिवेट होगा, ठीक है। नंबर 1 पे आपने प्लाज्मिन जो है ना इसकी एक्टिवेशन करनी है, वो क्या करेगा हमारे पास फाइब्रिनोलाइसिस करवा देगा, फिब्रिन जो है ना वो स्प्लिट करेगा और हमारे पास क्या होगा, इनहेबिटर है जो कि थ्रोम्बन का, प्लेटलेट का, ठीक है। अब फिब्रिन जब स्प्लिट किया है ना तो वो क्या है, इनहिबिटर है हमारे पास, थ्रोम्बोसिस को वो रोकना शुरू कर देगा। साथ में कह रहा है जब हमारे पास माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बोसिस को कंजप्शन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्लेटलेट, सारे के सारे जमाने वाले जो है ना वो चीज़ें वो कंज्यूम हो गई हैं, तो प्लेटलेट भी सारे ख़त्म हो गए हैं अब, और क्लॉटिंग फैक्टर भी ख़त्म हो गए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्लेटलेट एग्रीगेट हो चुके हैं। तो अब ये जब ख़त्म हो गए तो जब जो ही अगला खून आएगा वो निकलता ही रहेगा, बहेगा, तो सवियर ब्लीडिंग, खून ही खून होगा, साथ में इस्कीमिक टिश्यू की डैमेज होगी, वो बाकी बातें बच्चों वाली।
इतनी समझ आ गई है, एक कहानी मैंने बता दी। देखो ना, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोई भी सेप्सिस या इन्फेक्शन है, इसकी वजह से हमारे पास प्लेटलेट जुड़ना शुरू हो गए, क्लॉटिंग बना दी। अब जो नई होगी ना, वो फिब्रिन रिलीज़ होगा, वो फिब्रिनोलाइसिन करवा देगा, जो कि हमारे पास सारे क्लॉटिंग फैक्टर को रोक देगा। शदीद का एंड पे आपने खून बहा देना उसका, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर। फिर हमारे पास जो है ना वो WBC के डिसऑर्डर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हाजकिन और नॉन हाजकिन लिम्फोमा WBC वाली अलग से वीडियो, क्योंकि ये वो काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो में, मैं खुद भी थक चुका हूँ। एक मेरे नोट्स हैं, वो हैं जी, एक ग्रुप की एडमिन है डॉक्टर केजी, उनके हमारे पास आ गए हैं। ये मैंने यार उसको भेजा था PDF वाले को, प्रिंटर वाले को, लेकिन इतने गंदे उसने क्वालिटी में भेजे हैं ना मुझे। एनीवेज मैं एक मोबाइल से कोशिश करता हूँ। तो यार ये मेरे पास कुछ नोट्स आ गए थे उनके, तो उन्होंने शेयर कर दिए थे, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये इसमें सिनेरियो पिकिंग के थोड़े से पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर सिकल सेल है ना अनीमिया, तो ये नॉर्मोसिटिक है ना, ठीक है। और इसके पेरिफेरल स्मेयर में आपको सिकल सेल मिल जाएंगे, साथ में जो है ना वो कह रहा है रेटिकुलोसाइटोसिस होगा। बाकी हाउस जॉली बॉडीज़ जो है ना वो आपको सिकल में मिल जाती हैं, ठीक है। हाउस जॉली बॉडीज़ हो गया। फिर बोन में हाइपरप्लेजिया और क्रियो कट जो है ना वो हमारे पास अपीयरेंस है। हाँ, तो यार मेरे ख्याल में उन नोट्स को पहले एक दफ़ा मैं खुद रीड करके ना फिर आपको करूँगा। अभी कुछ मेरे अपने नोट्स हैं ना, ठीक है, इनके अंदर हमारे पास जो है ना वो मैंने कुछ ये लिखा है। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम का फेम्टोलीटर में करती हैं। मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन को पिकोग्राम में करना है। मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को ग्राम पर डेसीलीटर में। और RBC विट्स का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता। ये कुछ यूनिट है जो MCQ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं किसी दौर में, ठीक है। बाकी हमारे पास जो है ना आयरन डेफिशिएंसी के अंदर नार्मोसिटी, काइलोनेकिया और पाइका जो है ना वो आपको मिल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। और हमारे पास फिर जो चीज़ आयरन की फैसिलिटेट करती है एब्जॉर्प्शन में, वो हमारे पास अमाइनो एसिड है, स्कॉर्बिक है, सिट्रिक एसिड है, मीट और शुगर है। जबकि जो रोकती हैं, कभी भी दूध के साथ आपने आयरन नहीं लेना। टैनिक एसिड, फॉस्फेट और फैटिक एसिड जो है ना वो आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। देन और बाकी ये एब्जॉर्प्शन तो आपने मैकेनिज्म देखा होगा कि हमारे पास क्या होता है, क्या बेसिकली Fe+3 की फॉर्म में फूड में होती है ना, तो वो पहले हमारे पास फेरिक रिडक्टेज उसके अंदर से रिडक्शन करके Fe+2 में ले जाता है। वो फिर हमारे पास DMT1 जो है ना वो डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 के ज़रिए अंदर आता है म्यूकोजल सेल में, ड्यूडिनम और जेजिनम के। वहाँ पे कंबाइन करता है फेरेटिन के साथ। बाकी फेरोपोर्टीन जो है ना, फेरोपोइटिन, उसको ब्लड के अंदर फिर Fe+3 में जाकर ट्रांसफेरन के साथ बाइंड करता है, जो उसको आगे ट्रांसपोर्ट करता है। इतनी सी कहानी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, मैंने छोटी वीडियो में ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। बाकी हमारे पास है, हाँ, लेसिट्यूड, वीकनेस, फटीग, ये लिखना, डिस्निया, पाल्पिटेशन और एंजाइना। ये 6 फीचर आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए अनीमिया के। लेसिट्यूड, वीकनेस, फटीग, LWS, फिर हमारे पास डिस्निया, पाल्पिटेशन और हमारे पास एंजाइना आ जाते हैं। मेगैलोब्लास्टिक में B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी आती है, ठीक है। और हमारे पास वो ना हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल और मेगैलोकार्योसाइट होते हैं, ओवल शेड आपको वो सारे के सारे मिल जाएंगे। फिर अब्ज़ॉर्प्शन जो है ना वो B12 की सलाइवा से हेप्टोकोरिन के ज़रिए B12 के जो स्टोमिक में जा जाती है, फिर स्टोमिक से ड्यूडिनम के अंदर। ड्यूडिनम में हमारे पास वो कह रहा है पेंक्रियाटिक और बाइल जूस को तोड़ के B12 और हेप्टोकोरिन कम्प्लेक्स तोड़ के इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ इलियम के अंदर फिर जाके इसकी अब्ज़ॉर्प्शन करवानी होती है। डिस्टल इलियम में क्यूबिलियन प्रोटीन होती है, वो इसको अब्ज़ॉर्ब करके सेल के अंदर ले जाती है, ठीक है। फिर B12 के यूजेस किया गया है हमारे पास। जो प्रीनिशियस एनीमिया में हमारे पास क्या था, ऑटोम्यून डिसऑर्डर है, जिसके अंदर गैस्ट्रिक पैराइटल सेल जो है ना उसके ग्रेस इंट्रिंसिक फैक्टर जो सेक्रीट करते हैं, उसके हमारे गैस्ट्रिक एट्रोफी हो जाती है और हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रिलीज हो पा रहा होता है, ठीक है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया फिश टे वर्म के अंदर भी आपको देखा है, B12 के अंदर भी देखा जाएगा, ठीक है। एंड देन लेमन टेंट है, ग्रोसाइटिस है, फीचर ऑफ माल अब्जॉर्प्शन है, मतलब हल्दी जैसा आपका रंग हो जाएगा, ये हमारे पास इसी के अंदर आ जाती है सारी सारी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल में। हीमोलिटिक एनीमिया में हीमोलिसिस हो जाती है, ठीक है। RBC की वो मैंने इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर सारी की सारी बता दी थी बातें। हेरेडिटी स्फीरोसाइटोसिस सफ़ेद शेप्ड आपको बाइकनकेव की जगह पे सफ़ेद शेप आपको मिल जाएंगे RBC, ठीक है। पैरोवायरस इसकी एक बड़ी वजह है। और हमारे पास जॉन्डस होगा, वो एब्डोमिनल पेन, वो तो आपने खुद ही लिखना है। सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिनोपैथी में मैंने बताया 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन होती हैं, ठीक है। बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर इंट्रा चेन बैंड होती है, कुछ इंट्रा चेन बैंड होते हैं, ठीक है। सिकल सेल में क्या, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लग जाता है बीटा चेन के ऊपर। बाकी HbA में 2 अल्फ़ा 2 बीटा होती है, HbF में 2 अल्फ़ा और 2 गैमा होती हैं, HbA2 में 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा हमारे पास आती हैं, ठीक है।
देन हमारे पास सिकल सेल ट्रेट की बारी आती है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास जो है ना वो हेट्रोजाइगस में वन एलील म्यूटेटेड होता है, दूसरा नॉर्मल होता है। तो आधा हीमोग्लोबिन जो है ना हीमोग्लोबिन एस की तरह होगा और आधा जो है ना वो हीमोग्लोबिन ए की तरह होगा, जिसे हम सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। ठीक है। देन हमारे पास मॉर्फोलॉजी में सिकल सेल है ना, फिर हमारे पास सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास क्रू कट अपीयरेंस भी आपको दिख जाती है। थैलेसीमिया में भी हमने देखी और सिकल सेल में भी हमने देखी, साथ में आपको क्रू कट जबड़ा, ठीक है, मतलब दातरी से आपने कट लगाने तो वहाँ से आप देख लेंगे क्रू कट अपीयरेंस। स्प्लीनोमेगैली, ऑटोस्प्लीनेक्टमी और हमारे पास कंजेशन थ्रोम्बोसिस और हमारे पास गाल स्टोन आ जाती है। ठीक है। देन हमारे पास हैंड और फिट सिंड्रोम जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी सिकल सेल एनीमिया की, दातरी मैंने कहा हाथ और पाँव के ऊपर मारनी है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम आ जाएगी, ब्रेन स्ट्रोक, रेटिनोपैथी और नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। बाकी थैलेसीमिया मेजर और माइनर की मैंने आपको कहानी बता दी थी। ठीक है। एंड देन एच बी बाट के बारे में, जिसके अंदर 2 अल्फा और 2 चारों अगर गैमा होगा तो एच बी बाट हो गया, टेट्रा गैमा बार हो गया। देन हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी बड़ा है। इसके अंदर में बेसिकली क्या होता है, रिड्यूस ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह। ठीक है। आरबीसीज में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो हमारे पास जो रिड्यूस ग्लूटाथायोन है ना वो स्ट्रेस लेके ऑक्सीडाइज में करो। अब ऑक्सीडाइज दोबारा रिड्यूस के लिए ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज चाहिए। अगर ये डेफिशिएंसी होगी तो वो हमारे पास स्ट्रेस में रहेगा और इसकी वजह से हमारे पास इंटरवेस। तो हिंस बॉडी जो है ना हैन, ठीक है, तो हैन जो है ना वो हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी के अंदर आपको इंक्लूजन बॉडी वो दिख जाती है सारी की सारी। साथ में आपके पास पेरोक्सिसमल नॉक्चुरल हीमोग्लोबिनूरिया में हमारे पास कह रहा है रात के वक्त अचानक जो है ना वो ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है। वजह क्या है, जीपीआई ग्लाइकोसाइल फास्फोटाइडल आइनोसाइटोल। ठीक है। इसकी प्रोटीन जो है ना इसका काम होता है इन्फ्लामेशन करवाना। ये कम्प्लेक्स C5 6 7 8 जो कम्प्लेक्स की एक्टिवेट करती है, जो हमारे पास डैमेज करवाना शुरू करती है। जीपीआई प्रोटीन जो है ना आरबीसी के ऊपर अगर इसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो इन्फ्लामेशन से बच नहीं सकता बंदा। ये इन्फ्लामेशन से बचाती है, अगर ये ना होगा तो इन्फ्लामेशन हो जाएगी और हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो जाएगी आरबीसी की। ठीक है। फिर इम्यूनोहेबिलिटी में हमारे पास वार्म और कोल्ड एंटीबॉडी, वार्म 37 पे एक्ट करती है, कोल्ड 30 डिग्री पे एक्ट करती है। ठीक है। एंटीजन अगेंस्ट डायरेक्ट होम टेस्ट जो है ना वो हमारे पास होती हैं। ठीक है। फिर इनडायरेक्ट होम टेस्ट होती है जो कि आर एच इनकम वार्म एंटीबॉडी 37 डिग्री IgG और ए होता है। ठीक है। जबकि कूल्ड में हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर IgM हमारे पास आ जाती है। स्टेवेस्क्रिम और सीमोलॉजी वैक्सीन में अगर गर्ल शंट आई है तो। और ए प्लास्टिक में हमारे पास हड्डी के अंदर मसल स्टेम सेल की सेपरेशन हो जाती है। ठीक है। फिर एक्सटेंजिक हो गया और एंटीजिक हो जाती हैं। दैन हमारे पास ट्यूबर नेक्रोटिक टीलोमरेज एंजाइम हो जाती हैं और ऑलमोस्ट डन। एक एंड पे था माइलो पैथेसिक एनीमिया में बोन मैरो की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, ट्यूमर मास जो है ना वो ग्रो कर जाता है। ए प्लास्टिक एनीमिया की तरह आपको सिम्टम्स मिलती हैं। बोन मैरो में प्रोलिफरेटिव में यहाँ पे सप्लीनो में गैली आपको दिख जाएगी, जबकि ए प्लास्टिक के अंदर आपको सप्लीनो में गैली और ट्यूमर मास नहीं दिखता। ठीक है। तो अब मैं इस नोट्स के ऊपर से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इस तरह से पिक करने हैं। हाउ इज जॉली बॉडी और क्रू कट अपीयरेंस आ रही है। ठीक है यार, इसको मोबाइल से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो यार, सिकल सेल के अंदर जो है ना वो हमारे पास वो कह रहा है क्या हो रही है जी। एक तो हमारे पास क्रू कट स्कल आ रहा है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास थैलेसीमिया में आ रहा है। साथ में स्क्विस्टेशन क्राइसिस है, वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस आ रहे हैं, सब्लिनोमेगाली आ रही है और बाकी ESR रेज आ रहे हैं। फिर थैलेसीमिया के अंदर भी हमारे पास मिल रहा है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम 80 से कम होगा। ठीक है। एक्सरे में आपको वही क्रू कट अपीयरेंस नज़र आएगी। स्प्लाइसिंग में मोस्ट कॉमन काज है बीटा थैलेसीमिया में HbF जो है ना ट्रांसफेरेंट डिपेंडेंट होती है और वो सारी की सारी बातें। फिर मेगैलोब्लास्टिक में वो कह रहा है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम 100 से बड़ा होगा, मैक्रो ओव्यूलोसाइट होगी और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होंगे, तो वो हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की बड़ी निशानी है। ठीक है। एंड देन हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी में क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी में हमने कहा था कि वो थैलेसीमिया, एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, सिडेरोब्लास्टिक और लेड पॉइजनिंग, ये सारी की सारी हमारे पास थी इसके अंदर। माइक्रोसिटिक के बारे में थी ना। ठीक है। तो पर्शियन ब्लू स्टेन आपको एक तो दिख जाता है और पेंसिल सेल जो है ना वो दिख जाएंगे। ठीक है। लास्ट में हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है, तो इसके अंदर आपको ग्लूकोज में हैंड है ना, हैंड्स बॉडी जहाँ पे दिखी थी ग्लूकोज 6 फास्फेट और साथ में बाइट सेल। ठीक है। ये आपको दिख जाते तो आपके पास ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होपफुली
ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना मुझे आता था। बाकी आप नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप के ऊपर आ जाना, मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, बस दुआओं में याद रखना। बाकी अभी तक मुझे इतना ही आता था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। लास्ट नाइट में जिन्होंने पढ़ना होता है तो मैं उनके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, होपफुली। बाकी इसकी मैंने डिटेल में बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी आप जाके देख लीजिएगा। वो मैंने अलग से इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, चैनल के ऊपर पड़ी होगी, वो आप जाके देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़। ओहो, वीडियो तो बंद ही नहीं की यार।